Okay, what is magnetizing field? When a magnetic material is placed in a magnetic field, a magnetism is induced in it. ठीक है, अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? आयरन। अच्छा, हाँ बोलो बाबा, ब्लैक शिप, हैव यू एनी वर्ड? आयरन, आयरन, हाँ, फिर निकल, निकल जाओ, फिर और कोबाल्ट। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल्स. So when a magnetic material is placed in a magnetic field, a magnetism is induced in it. वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. जैसे अगर आपने भाई साहब एक मैग्नेट रखा होगा, एक लोहा उसके साथ अटैच हो जाएगा, इस लोहे के साथ दूसरा कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी अटैच हो जाएगा, दूसरा लोहा भी इसके साथ अटैच हो जाएगा. So till the time a magnetic material is placed in a magnetic field, इसमें क्या होगा भाई साहब? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगी. ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगी. ठीक है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा. The magnetic field that exists in vacuum and induces magnetism is called magnetizing field. ये वैक्यूम में भी एग्जिस्ट करेगा. जैसे समझो अगर आपका ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक लेट्स से मैग्नेट है, ये आयरन पीस है, ठीक है, ये आयरन पीस है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ, ये मैग्नेट है, यहाँ पे पूरा पूरा वैक्यूम है और यहाँ पे आयरन पीस है. ठीक है, मैग्नेट है और ये आयरन पीस है. विल द मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट? द आंसर इज यस. ठीक है, वैक्यूम से कोई लेना देना नहीं है, मैग्नेटिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट. ठीक है, मैग्नेटिज्म भाई साहब एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ओके. सो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड. फॉर एग्जांपल, कंसीडर टोरॉइडल सोलेनॉइड कैरिंग करंट I and placed in vacuum. If the solenoid has n turns per unit length, then the magnetic field set up in the solenoid. तो आपका भाई साहब ऐसा समझ लो कोई सोलेनॉइड है, दिस इज अ सोलेनॉइड और लेट्स से इसके n टर्न्स हैं. ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें करंट जा रहा है. ठीक है, लेट्स से जो करंट जा रहा है वो है I. ठीक है, इसको हमने किस में रखा है भाई साहब? वैक्यूम भी बोल सकते हैं या एयर भी. ठीक है, फॉर वैक्यूम एज वेल एज फॉर एयर आप जो परमिएबिलिटी लेंगे वो होगी म्यू नॉट. ठीक है, फॉर वैक्यूम एंड एयर परमिएबिलिटी आपकी होगी म्यू नॉट. तो इसमें आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितने का हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर दिस सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n एंड द करंट पासिंग थ्रू इट. तो इससे अगर करंट I पास हो रहा है, ठीक है, म्यू नॉट n I. तेरा कभी भी नोटबुक क्यों नहीं लेता है? जरूरत नहीं है, ऐसे पूछ रहा हूँ. हाँ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ. नोट तो कुछ होता हो है नहीं. इनको तो कॉलेज वगैरह से नोट मिल जाते होंगे, तू तो कॉलेज भी नहीं जाता है, तो भाई साहब क्या ऐसे ही मेंटली सब हो जाता होगा? आई डोंट नो. ठीक है, म्यू नॉट n I. सो आपका भाई साहब ये म्यू नॉट हो गया n और ये हो गया I, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कॉज्ड बाय द सो कॉल्ड फ्री करंट इन द सोलेनॉइड. तो अगर किसी सोलेनॉइड में भाई साहब आपका करंट पास हो रहा है जिसका वैल्यू है I, उसके नंबर ऑफ टर्न्स है n, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कितनी होती है? म्यू नॉट. तो मैग्नेटिक फील्ड, इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट n इंटू I. ठीक है, ओके. सो मैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? अभी देखो, दिस इज कॉल्ड अ टोरॉइड. टोरॉइड मतलब क्या होता है? देखो हमने एक सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, लेट्स से ये एक सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. इसी सोलेनॉइड को अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, मतलब इस तरीके का कर दें, तो इसको हम बोलेंगे टोरॉइड. दिस इज नोन एज अ टोरॉइड. ठीक है, सो एज शोन इन द फिगर, सपोज द टोरॉइडियल सोलेनॉइड. तो ये है भाई साहब एक सोलेनॉइड ही, लेकिन इस तरह से गोल बना दिया है हमने. सो दिस बिकम्स अ टोरॉइडियल सोलेनॉइड. ठीक है, सो दिस विल बी अ टोरॉइडियल सोलेनॉइड. क्लियर है? दिस इज अ टोरॉइडियल सोलेनॉइड. एज सपोज द टोरॉइडियल सोलेनॉइड इज वाउंड अराउंड अ रिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लेट्स से लोहे से बना है, निकल से बना है, कोबाल्ट से बना है. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड बी नॉट. तो आपका फील्ड कितना है? बी नॉट. द मैग्नेटिक मूवमेंट्स of the atomic current loops of the magnetic material tend to align themselves with or against the magnetizing field B naught. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो अगर आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B naught, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द एटॉमिक करंट लूप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. अभी इसको समझो, ये एक टोरॉइड है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो लोहा है इसके अंदर, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इसके अंदर भी तो मैग्नेटिक करंट्स जनरेट होंगे. ठीक है, देखो ये जो टोरॉइडियल है, ये जो सोलेनॉइड है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा. इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स और I. इसका सिंपल है भाई साहब,
ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी तो एक मैग्नेटिज्म जरूर जनरेट होगा और ये मैग्नेटिज्म इसको अपोज करेगा भाई साहब, ठीक है, इट विल अपोज, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड बी नॉट, बी नॉट कौन क्रिएट कर रहा है, ये जो वायर है, ये जो लूप्स हैं, दे आर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, द वैल्यू ऑफ विच इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द एटॉमिक करंट लूप्स, अभी इसके अंदर एटॉमिक करंट लूप्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर एटॉमिक करंट लूप्स होंगे और इसके मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएट होंगे, इनके भाई साहब एटम्स रीअरेंज होंगे और एटम्स के रीअरेंजमेंट से क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट्स जनरेट होंगे, ठीक है, एंड टेंड टू अलाइन देमसेल्व्स विद और अगेंस्ट द मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू अ नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल, तो इसके ये भाई साहब क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक नेट करंट आ जाएगा, दिस गिव्स राइज टू अ नेट करंट ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल एंड इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट IM, और इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट IM, क्या है। देखो मैग्नेटाइजिंग जो ये जो इसका मैग्नेटाइजिंग है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंटली अपोज करेगा, ठीक है, एंड दिस विल गिव राइज टू अ सरफेस करंट IM, और इसी की वजह से भाई साहब सरफेस करंट IM जनरेट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। टोरॉइडियल है, टोरॉइडियल मतलब आपने एक गोल सा आयरन का बार लिया और उसको ऐसे गोल कर दिया भाई साहब, ठीक है, और उसमें ऐसे सोलेनॉइड को लपेट दिया, सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे को अपोज करेंगी, और क्योंकि एक दूसरे को अपोज करेंगी इसीलिए एक रिजल्टेंट करंट IM इसके अंदर जनरेट होगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस करंट, दिस इज नोन एज सरफेस करंट। दिस करंट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड BM इनसाइड द मटेरियल, तो इसका भाई साहब एक BM, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स N, और ये IM इसके अंदर फ्लो हो रहा है, किसके अंदर, इस लोहे के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। The total magnetic field inside a magnetic material is the sum of the external magnetizing field and the additional magnetic field produced due to magnetization of the magnet and is called the magnetic induction B. The magnetic induction may also be defined as the total number of magnetic lines of force crossing per unit area. तो यहाँ पे देखो ऐसे एटॉमिक करंट जनरेट होते हैं, ठीक है, ये आपके स्पिनिंग करंट्स जनरेट होंगे, किसके अंदर, इस लोहे के अंदर जनरेट होंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से इसका एक भाई साहब फील्ड तैयार होगा per unit normal to the material. Thus the SI unit of magnetic induction is Tesla or Weber per meter square, which is equivalent to Newton per meter per ampere और Joule per ampere per meter square, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई भाई साहब, व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक हो गया भाई साहब आपके सोलेनॉइड की वजह से, सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, B नॉट, ठीक है, तो दिस B नॉट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू आई, और इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो इसके अंदर लोहे के अंदर, इसकी वजह से B, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट N आई M, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये, ठीक है, दिस विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी जनरेटेड, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ वेक्टर कॉल H, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, दिस इज नोन एज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का E होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भाई साहब H होता है, ठीक है। ओके, सो इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स N इंटू आई flowing around the unit length of the solenoid required to produce the given magnetic field। तो आपका भाई साहब H का एक सिंपल सा वैल्यू है क्या, N इंटू आई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इंटू द करंट, ठीक है। ओके, B का वैल्यू क्या था आपका, देखो म्यू नॉट N आई था, तो इस N आई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, H लिख सकते हो, तो म्यू नॉट इंटू H, यहाँ पे आप H की वैल्यू B नॉट अपॉन म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर, ठीक है, लेंथ, और ये हो गया भाई साहब मीटर, इट्स यूनिट इज एम्पियर पर मीटर, तो इसका यूनिट भाई साहब क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आर वी क्लियर ऑन दिस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है भाई साहब, N इंटू आई, भाई साहब क्या है, देखो N इंटू आई है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ पे क्या है आपका आई है, ठीक है, सो दिस विल बी L, और ये हो गया भाई साहब A, क्लियर है, ठीक है, तो N इंटू आई, सो रिक्वायर्ड एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग थ्रू द यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। आपका एक्चुअली में हो क्या, ये देखो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है आपका H,
ठीक है, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका जो पूरा लेंथ होगा उसका, ठीक है। तो इसका मतलब देखो नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, लेंथ का क्या यूनिट है भाई साहब, L-1 और यहाँ पे हो जाएगा A, तो ये हो गया डायमेंशन। और अगर हम इसका बात करेंगे यूनिट का तो ये क्या हो जाएगा, पर मीटर एम्पियर, ठीक है, या एम्पियर पर मीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल placed in a magnetic field it gets magnetized. The magnetic moment developed per unit volume of a material when placed in a magnetic field is called the intensity of magnetization, ठीक है। तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is called the intensity of magnetization, इसको हम बोलेंगे भाई साहब intensity of magnetization, this will be intensity of मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। दस डेल्टा ये आपका m क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटाइजेशन, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग तरीकों से हम डिफाइन करते हैं भाई साहब। मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का कितना होता है, बट बार मैग्नेट QM इंटू 2L, ठीक है। और अगर हम सोलेनॉइड का लें तो क्या हो जाएगा NIA, ठीक है। दीज आर द मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, intensity of magnetization or simply magnetization. Im is the surface magnetization current set up in the solenoid of cross-sectional area A and having n turns per unit length. Then the magnetic moment developed per unit length of the solenoid कितना हो जाएगा भाई साहब, NIA, ठीक है। NIA ना भाई साहब, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है आपको मालूम है, NIA होता है, यहाँ पे IM है तो ये आपका A हो गया। Therefore मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज N इंटू IM इंटू A अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू भाई साहब आपका नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये हो गया देखो N पर नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब NIM, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स देखो N मतलब ही होता है यहाँ पे, N मतलब होता क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखे इसको, ठीक है, NIA है ना, NIMA है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ IMA, ठीक है, IMA। तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लीकेशन है ना, पर वॉल्यूम था ये, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 2L, ठीक है। तो आपका m क्या होगा, देखो QM इंटू 2L, m की वैल्यू क्या होगी QM इंटू 2L, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी m अपॉन v, दैट इज QM इंटू 2L अपॉन A इंटू 2L, दैट इज QM बाई A, अगर कोई बार मैग्नेट है। फिर से देख लो भाई साहब, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट m बाई v है, NIM बाई A इंटू लेंथ होता है ना भाई साहब, ठीक है। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे A इंटू लेंथ होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑलरेडी लिया हुआ है, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है I इंटू A हो गया ये, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे क्या है V है, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NIA अपॉन L इंटू A लिख सकते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया आपका N और ये हो गया आपका I, सो दिस विल बी हाउ मच, NIM, क्लियर है। सोलेनॉइड है भाई साहब, देखो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का हमने देखा है क्या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA, ठीक है। अभी यहाँ पे इस सोलेनॉइड में कितना करंट जा रहा है, इस सोलेनॉइड में भाई साहब आपका करंट जा रहा है IM, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपका अगर हमको मैग्नेटाइजेशन निकालना है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज दिस, इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। What is this? Magnetization. This is magnetization. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया भाई साहब आपका, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका N इंटू IM इंटू A अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका मैग्नेटाइजेशन हो गया, NIM इंटू A हो गया ये, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू A, और ये N बाई L बेसिकली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ IM, ठीक है, और ये A और A कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब NIA, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हमने कैपिटल एन में लिखा है, NIM। अगर यही चीज आप एक बार मैग्नेट का लेते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट का भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, QM इंटू 2L होता है भाई साहब, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन होता है आपका कैपिटल M, मैग्नेटाइजेशन दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वैल्यू कितना हो गया, QM इंटू 2L, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। यहां पे वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कैंसलम यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, Q2QM बाई A, 2QM बाई A, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे भाई साहब QM बाई, अरे सॉरी यहाँ पे Q इंटू 2L होगा ना, और यहाँ पे वॉल्यूम क्यों 2L लिया है भाई साहब, वॉल्यूम इस, अच्छा हाँ हमने 2L लेंथ ही लिया है ना इसका, ओके ठीक है भाई साहब। ये लेंथ आपका कितने का है, 2L, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आपका यहाँ पे QM इंटू 2L हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पे 2L पूरा लेंथ ही लिया हुआ है आपने, 2L इंटू A, तो 2L कैंसिल, मतलब आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटाइजेशन हो गया आपका QM बाई A, ठीक है। दिस इज फॉर अ बार मैग्नेट, दिस इज फॉर अ बार मैग्नेट एंड दिस इज फॉर अ सोलेनॉइड, ये आपके सोलेनॉइड के लिए हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली सोलेनॉइड, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन फॉर अ सोलेनॉइड इज N इंटू IM एंड मैग्नेटाइजेशन फॉर अ बार मैग्नेट इज QM बाई A। नींद आ रही तेरे को बहुत जोर से। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अभी देखो परमिएबिलिटी क्या होती है, इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमिएटेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जनरली मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जाएगा, कितना अंदर जाएगा, ठीक है, कितना परमिशन दे रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर आने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। द परमिशन that the element basically grants to the magnetic field to get inside it and display magnetic properties is known as magnetic permeability, ठीक है। The magnetic permeability of a material may be defined as the ratio of the magnetic induction B to the magnetic intensity, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भाई साहब, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम B बोलेंगे, B की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट IM, और N देखा हमने, है ना, ये हो गया। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होती है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई साहब, B मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी दैट इज म्यू, ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी, दिस इज इक्वल टू B अपॉन H। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B, और इसके वजह से इसके अंदर कितनी इंटेंसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो भाई साहब ये क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ और व्हाट इज द परमिशन गिवन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल फॉर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू कॉज चेंजेस इनसाइड इट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो म्यू, इसकी वैल्यू हो गई म्यू, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हो गई आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। आपका एक हो गया क्या, म्यू नॉट N इंटू IM, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अगर बार मैग्नेट हुआ तो वो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो म्यू नॉट N इंटू IM हो गया भाई साहब आपका ये, ठीक है। तो आपका इसका वैल्यू हो गया ये, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और ये हो गई भाई साहब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू B इंटू H, B बाई H, क्लियरली SI यूनिट ऑफ म्यू इज टेल्सा एम्पियर पर मीटर। तुम लोगों में एक का भी भाई साहब इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली 12th वाले, टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, जुमा 4-5 महीना बाकी है और तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं। किसी को नींद आ रही है, किसी को हंसी आ रही है, कोई अपनी दुनिया में है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ा के चले जाऊंगा, आपके स्कूल वाले भी पढ़ा देंगे, आपका वही नंबर्स रहेंगे। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिफाइन विथ टेकिंग साइंस, आई डोंट नो, ये स्ट्रगल बना ही रहेगा। और अभी अगर आप कोप अप नहीं कर रहे हैं तो आप और कब करेंगे भाई साहब, जुमा 5 महीने भी बाकी नहीं है, कभी है, फरवरी मार्च में, राइट। बोर्ड छोड़ो भाई साहब, उसके बाद IIT है, नीट है, जो भी है, you people are not in the least bothered about it.
कुछ तो सोच कर आते होगे ना भाई साहब, घर से जब निकलते होगे, चलो चलो टाइम पास करना है, यही सोच कर आना तो मत आओ भाई, घर बैठो, फायदा नहीं है ना यार। एक चीज का भाई साहब डॉक्यूमेंटेशन होता है आपका, एक चीज आप लिखते हैं नहीं, वीडियोस देखते हैं नहीं, मेरा मत देखो किसी और का देखो नहीं, सवाल लगाते हैं नहीं। फॉर एवरी क्वेश्चन दैट आई वुड आस्क यू, यू वुड हैव एन आंसर नो। कबर ही खोदनी थी अपनी तो भाई साहब कॉमर्स लेके या आर्ट्स लेके खोद लिया होता, साइंस लेके क्यों खोद रहे हो भाई साहब, इतना टेंशन पाल के क्यों खोद रहे हैं अपना कबर, उसमें भी कबर ही खुदती थी। रिलेटिव परमेबिलिटी आपका, जैसे आपका देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, और आपका भाई साहब होता है रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से यहाँ पे भी रिलेटिव परमेबिलिटी है, ठीक है। व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी? परमेबिलिटी ऑफ वेरियस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपेयर्ड विद वन अनदर इन टर्म्स ऑफ relative permeability mu r. It is defined as the ratio of permeability of the medium to the permeability of free space, ठीक है। तो relative permeability क्या हो जाएगी भाई साहब? permeability of the medium upon permeability of free space, ठीक है। ये आपका मीडियम का permeability है, जिस मीडियम को आपने मैग्नेट्स के बीच में रखा है, और ये हो गया भाई साहब permeability of free space, ये आपके फ्री स्पेस का permeability है, ठीक है। वैक्यूम के लिए म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 1, तो मतलब म्यू और म्यू नॉट दोनों भी बराबर हो जाएंगे वैक्यूम में, वैक्यूम या एयर में भी, ठीक है। मैग्नेटिक फॉर एयर इट इज 1.00, इसीलिए हम एयर के लिए प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 ही ले लेते हैं। देखो अगर हम वैक्यूम ले रहे हैं तो बराबर म्यू आर 1 आ जाएगा, अगर हम एयर ले रहे हैं तो म्यू आर की वैल्यू आ रही है भाई साहब 1.00, इतना लंबा भाई साहब, तो इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली 1 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। म्यू आर फॉर वैक्यूम is almost equal to mu r for air, ठीक है, almost, देखो भाई साहब 1.004 है, तो it means almost equal, and for iron the value of mu may exceed 1000, इसीलिए एक आयरन जो है तो स्ट्रांगली मैग्नेटिक मटेरियल है, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब किसी मैग्नेट को, किसी आपने सब्सटेंस को, वो चाहे आयरन हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे निकल हो, अगर आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है, सो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइजेशन वो ले सकता है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको प्लेस किया जाए तो कितना मैग्नेटाइजेशन वो ले सकता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी आप बताइए, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एम नहीं, इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई नहीं है, आप बताइए इंटेंसिटी नहीं, बी बाई एच नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूं, तुम लोग यहां पे नहीं हो, तुम्हारी शक्लें बता रही हैं भाई साहब। नहीं नहीं, इंटेंसिटी, ये जो एम इंटेंसिटी पूछ रहा हूं मैं आपसे, अब भी तो पढ़ा आपने। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका इंटेंसिटी, दिस इज एच, ठीक है, दिस इज, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई भाई साहब, ठीक है। बस इसको हम बोलेंगे साई एम, दिस इज एक्स नहीं बोलते हम इसको, दिस इज नोन एज साई, ठीक है, दिस इज साई एम, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये क्या हो जाएगी भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी अपॉन एच, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। एज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स, तो इसकी भाई साहब कोई यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इफ ए लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल subjected to the action of magnetizing field intensity H develops magnetization M and magnetic induction B, तो आपका B का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब? म्यू नॉट इंटू H प्लस M, ठीक है। तो आपका एक लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H डेवलप्स मैग्नेटाइजेशन M
तो B कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। तो B इज इक्वल टू म्यू एच होता ही है, ठीक है। तो म्यू मतलब क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो म्यू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। तो म्यू की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट 1 प्लस एम बाई एच, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस, अभी एम बाई एच क्या होता है, साई ऑफ एम, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 बाई साई एम, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर अगर हम कर देंगे भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, म्यू इंटू 1 प्लस साई एम, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका भाई साहब कितना होता है, म्यू इंटू, ये आपका क्या है म्यू, ये म्यू कौन सा है भाई साहब, नहीं ससेप्टेबिलिटी नहीं है, ये मीडियम का परमिएबिलिटी है, ठीक है। दिस इज मीडियम का परमिएबिलिटी इनटू एच, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, ठीक है भाई साहब। आपने इसको एक्सपैंड कर लिया, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस एच प्लस एम, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू एच, ये हो जाएगा भाई साहब आपका म्यू एच म्यू नॉट एम। अगर हम भाई साहब इस म्यू को एक तरफ का कर लें, तो म्यू इज इक्वल टू, इस पूरे को भाई साहब डिवाइड कर दो ना, एच से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट एम बाई एच, है कि नहीं, म्यू नॉट एम बाई एच, पूरे को डिवाइड कर दो, ये एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एच और एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम बाई एच, ठीक है। और एम बाई एच क्या होती है आपकी, अभी आपने पढ़ी, ससेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी, मतलब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू साई ऑफ एम, ससेप्टेबिलिटी। म्यू नॉट को कॉमन निकाल लो भाई साहब, म्यू नॉट को कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस साई ऑफ एम, ठीक है। सो दिस विल बी म्यू, क्लियर है पीपला, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई एम। बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं, ये शायद इकलौता फिजिक्स का एक चैप्टर होगा जिसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मूलेज को याद रखना है, ठीक है। बाकी सारे में आपको डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उतना डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े बहुत फॉर्मूलेज को अगर आप याद रखेंगे, उनके यूनिट्स को याद रखेंगे, इट विल बी ए ईजी केक वॉक फॉर यू, एक ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों को याद रखना है भाई साहब, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर बाय फॉर्मूला, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे म्यू आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, ठीक है, म्यू नॉट 1 प्लस साई एम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। म्यू आर को हम क्या लिखेंगे भाई साहब, देखो आपने अभी पढ़ा म्यू आर क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट होता है, ठीक है। म्यू आर इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ तक पहुंचे थे हम, ठीक है। आपका म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, दिस इज व्हाट पीपल, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, दिस रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू दैट इज मीडियम का परमिएबिलिटी, ठीक है, मीडियम परमिएबिलिटी अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर है पीपल, ओके। तो अगर हम यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू, देखो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, इसका मतलब म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, समझ में आ रहा है, ये म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जब इसको इधर ले लो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इस म्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गई आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई ऑफ एम, साई एम क्या हो जाएगा भाई साहब, ससेप्टेबिलिटी, और ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, एम बाई एच, ठीक है। तो ये आपका म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल, आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 प्लस साई एम, क्लियर है, ओके। यहाँ पे देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, क्लियर पीपलम, ओके। थोड़ा सा और भाई साहब यहाँ पे थियोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओके। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन होता है, जितने भी आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। पहला होता है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, आप सबने भाई साहब एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत तो मालूम होगा आपको, थोड़ा बहुत, आप तो ताज़ा हैं, आप थोड़ा सा दिया रखा है, अरे अकबर क्या कर रहा है बेचारा, मांग रहा, भैया नहीं भैया बोल रहा है तब से वो,
दे दो, सप्लीमेंट दे दो क्या। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं भाई साहब, ठीक है। आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पीपल आर वी क्लियर ऑन दिस, PO SO DO FO, ठीक है। आपका भाई साहब अगर कोई ऑर्बिटल ऐसे भरा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। इसको हम, अगर सारे ऑर्बिटल्स ऐसे हैं तो मतलब आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी इस चीज को समझो, इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ है भाई साहब, सन के आजू बाजू भाई साहब रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। रोटेशन की वजह से हमको डे एंड नाइट मिल रहा है, रेवोल्यूशन की वजह से हमको 365 डे सीजन जो भी है वो मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी ऐसे घूमते हुए चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के इस घूमने को हम क्या बोलते हैं, स्पिन। सो दिस इज नोन एज स्पिन। और इस स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है तो उसके लिए एक मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, और चार्ज पार्टिकल अगर आपस में ही घूम रहा है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। अगर समझ लो किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा वाला कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके क्लॉकवाइज घूमने की वजह से जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगी, इसके एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से उस मैग्नेटिज्म का कैंसिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं तो आपका कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसका नहीं होगा। दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मोटे मोटे तौर पे अगर आपका भाई साहब कोई भी ऐसा एटम है जिसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, ठीक है। पेयर्ड है मतलब ये नहीं है कि वो इनर्ट है, पेयर्ड है मतलब भाई साहब सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, आर दोज विच डेवलप फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अगर आपने इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो एक बहुत फीबल सा, एक बहुत कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में इनके अंदर डेवलप होगा। सच सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मतलब स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट्स में ये मूव होंगे। मतलब इनके अंदर अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पहली बात तो डायमैग्नेटिज्म क्यों होगी, व्हाई विल देयर बी डायमैग्नेटिज्म। आपके अगर भाई साहब सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगी बहुत ही कमजोर वाली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अभी आप बोलोगे भाई साहब डेवलप होगी ही क्यों, व्हाई विल इट डेवलप, व्हाई विल इट डेवलप। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं तो ऑब्वियसली कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो समझ लो ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है भाई साहब, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल में रख दिया है। आप बोल रहे हैं कि भाई साहब इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। Despite the fact that all its orbitals are completely filled, there will be a very minimum amount of magnetism which will be generated inside it, and this magnetism will oppose the external magnetism. क्यों ऐसा होगा भाई साहब, why will this happen? नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, इसका एक मैग्नेटिज्म जनरेट, किसी भी चार्ज के घूमने की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। तो इसका मैग्नेटिज्म और इसका मैग्नेटिज्म अगर कैंसिल हो रहा है तो तुम्हारे सारे जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें मैग्नेटिज्म तुम्हारा कितना आ रहा है, नेट मैग्नेटिज्म कितना आ रहा है, 0। तो भाई साहब अगर तुम्हारा नेट मैग्नेटिज्म 0 है तो बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हारा मैग्नेटिज्म क्यों इन्फ्लुएंस होगा, हाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन, यस ही इज करेक्ट, ठीक है। आपका मैंने जैसे बताया आपको इलेक्ट्रॉन का एक रेवोल्यूशन है और एक रोटेशन मूवमेंट है। जो रोटेशन वाला मूवमेंट है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन भाई साहब रेवोल्यूशन तो है ना, और रेवोल्यूशन मतलब चार्ज घूम रहा है ऐसे, और चार्ज अगर घूम रहा है तो उसके वजह से एक मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस होगी ही, और यही वाला मैग्नेटिज्म इससे। तो जो आपके रेवोल्यूशन के वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, और इसका इंपैक्ट इसमें आएगा, ठीक है। तो जब भी आप इसको रखोगे इसके अंदर एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डेवलप फीबल, फीबल मतलब बहुत ही कमजोर, मैग्नेटाइजेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
इनके बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में इनके अंदर एक छोटा सा या बहुत ही कमजोर सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सच सब्सटेंसेस आर फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो भाई साहब थोड़ा सा मैग्नेट से ये बहुत कमजोर तरीके से रिपेल होते हैं, ठीक है। देखो कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्थ और ये आपका होगा भाई साहब साउथ पोल, और यहाँ पे इसमें जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगी ये थोड़ा सा भाई साहब रिपेल हो जाएगा। यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा लेट्स से यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे भाई साहब होगा नॉर्थ पोल, तो ये थोड़ा सा रिपेल होगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी वो बहुत ही कमजोर होगी और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दे जनरली मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, इन सब में हम बोल सकते हैं दीज आर ऑल डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अभी देखो जैसे अगर मैं बोलूं आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कैसे बोल रहे हो, डायामैग्नेटिक है, हाँ तो सॉलिड है, तो हाँ हाँ नहीं चार्जेस छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना सोडियम क्लोराइड आपका एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। वाई 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 जल्दी बोलो भाई साहब। देखो सोडियम ने क्या किया है भाई साहब, इसके पास था 281, ठीक है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बचा कितना 2 और 8। तुम बताओ पहले वाले ऑर्बिट में क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर बस तो सारे ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना इसके, ठीक है, इसमें भाई साहब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, सारे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन भाई साहब क्या हो जाएगा 288, इसमें भी सारे ऑर्बिटल्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। लुक एट H2O, H2O भी भाई साहब एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो आपकी ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है और हाइड्रोजन की भी, ठीक है, तो सबके ऑर्बिटल्स में, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में भी और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में भी भाई साहब आपको सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है तो ऑपोजिट स्पिन्स में मिलेंगे, सो हेंस इट इज अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन एटम नहीं N2, लेकिन आपका भाई साहब क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम ने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ कंबाइन किया है तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है तो भाई साहब आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसका मतलब जो सब लोग अपने अपने स्पिन्स को कैंसिल करेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, those which develop feeble magnetization in the direction of the magnetizing field. Such substances are feebly attracted by magnets and tend to move from weaker to stronger parts of the magnetic field. तो इसमें भी feeble magnetism develop होगा। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में फर्क क्या है, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म जो मटेरियल के अंदर डेवलप होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। डायामैग्नेटिज्म में आपके मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों भी भाई साहब फीबल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म और यहाँ पे है भाई साहब आपका डायामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म में भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा दिस विल बी इन लाइन और इन सेम डायरेक्शन, in line or in same direction to external magnetic field, to external B, ठीक है। यहां पे भाई साहब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा this will be opposite to external magnetic field, this will be opposite to external magnetic field, ठीक है। दोनों में एक सिमिलरिटी ये कि दोनों की भाई साहब फीबल मैग्नेटिज्म होगी, तो ये वाला जो होगा पैरामैग्नेटिज्म दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। और इसका मूवमेंट कैसे होगा, इसका मूवमेंट होगा, इसका मूवमेंट अगर आप देखोगे फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, दे विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, बहुत ही फीबल सा रिपल्शन होगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। और इनका मूवमेंट कैसा होगा भाई साहब, व्हाट विल बी देयर मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म में और डायामैग्नेटिज्म में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन पैरामैग्नेटिज्म इज द सेम, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है इट इज द सेम एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा इट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
ये दिस विल बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, दिस विल बी रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, ये अट्रैक्टेड फीबली बाय अ मैग्नेट, और यहाँ पे भाई साहब रिपेल्ड फीबली मतलब बहुत ही कमजोर तरीके से, बहुत ही, ठीक है, ये फीबल मतलब वीक, वेरी वीकली, ठीक है। मूवमेंट वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट, मूवमेंट स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, ठीक है। ये हो गया आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एंड एसटीपी एक्सेट्रा। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं भाई साहब? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इसमें डेवलप होगा। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट्स, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इन पे इंपैक्ट होगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तो भाई साहब आपको हार्डली मिलता है, हाँ इसका काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। एल्निको जिसको हम बोलते हैं, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट से बनता है ये, ठीक है। ये एक एलॉय है एल्निको, ठीक है। एल्निको इज बेसिकली एन एलॉय, और बहुत बड़े बड़े जगहों पे इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अगर आप देखोगे स्क्रैप डीलर्स में इसका बहुत ज़्यादा, तो जैसे स्क्रैप होता है ना, जैसे लोहा जो भंगार में हम बेच देते हैं, ये किसी मतलब जगह पे इसको डंप किया जाता है, और उस लोहे को जब उठाना रहता है तो मतलब वो काफ़ी सारे धूल में रहता है, तो ये ऐसा स्क्रैप, ये एल्निको का एक बड़ा सा मैग्नेट ऐसे जाता है नीचे जेसीबी से, और सारा लोहा उस पर चिपक जाता है। तो मतलब लोहा जो है तो फिल्टर हो जाता है, अपने इम्प्योरिटीज से फिल्टर होकर ऊपर आ जाता है, उसको फिर सेपरेट करके पिघला के जो भी है उसमें हम एक मिनट कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। मैं 6:30 बजे सबको छोड़ूंगा, हो गया तो मैं उधर जाइए, उधर सब चीटिंग करेंगे भाई साहब सब। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस भाई साहब, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरोमैग्नेटिक। तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन इन्फ्लुएंस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से? फेरो। और फेरोमैग्नेटिज्म की भाई साहब किस तरह की इन्फ्लुएंस है? वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। डायामैग्नेटिक में बहुत वीक सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, ठीक है। आपके पैरामैग्नेटिक में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वीक सा, और ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ओके, ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो भाई साहब डायामैग्नेटिज्म देख लेते हैं हम। इन एटम्स ऑफ सम मटेरियल्स लाइक बिस्मथ, कॉपर, लेड, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये लेड है, पीवी मतलब लेड है, मालूम है ना? ओके, द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। तो आपके अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई साहब? कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। इन सच एटम्स इलेक्ट्रॉन्स अकर्स इन पेयर्स with one of them revolving clockwise and the other revolving anti-clockwise। तो अगर किसी एटम में सारे जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स जो है तो लोन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सब भाई साहब पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भाई साहब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भाई साहब ऐसे घूम रहा है। इट इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला भाई साहब आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला आपका क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में कैंसिल, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा इन एन एटम, दे विल प्रोड्यूस अ मोमेंट एंड दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। ओके, एंड अदर एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द न्यूक्लियस, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इज 0। इसीलिए भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो कैंसिल हो रहा है वो आपके स्पिन का हो रहा है, ठीक है। स्पिन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। When such an atom is placed in a magnetic field B, the speed of revolution of one electron increases and that of the other decreases. The magnetic moment of the former electron increases to m plus delta m and that of the latter electron decreases from m minus delta m। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो 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 भाई साहब, अगर आपका समझो ये आपका हो गया भाई साहब एटम, ठीक है। एक एटम के लेवल पे हम जा रहे हैं और ये समझ लो भाई साहब इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसके साथ ही घूम रहा है, ठीक है। सो लेट्स से हमने एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये मैंने अलग अलग रेडियस नहीं लिया हुआ, यहाँ पे सेम ही रेडियस है, ठीक है, सिर्फ डायग्राम में समझाने के लिए ऐसा डिफरेंस दिखा रहे रेडियस में, दोनों भी सेम रेडियस के हैं, ठीक है, और दोनों में क्या हो रहा है, एक भाई साहब आपका, तो ये सेम ही ऑर्बिटल को बिलोंग कर रहे हैं, दे बेसिकली बिलोंग टू द सेम ऑर्बिटल। एक में भाई साहब हो रहा है भाई साहब इस तरफ स्पिन, और एक में भाई साहब हो रहा है इस तरफ स्पिन, ठीक है, क्लियर है। एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमता हुआ ऐसे जा रहा है ना, ठीक है, ओके, क्लियर है। आपस में इनके बीच कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक प्रोड्यूस होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक प्रोड्यूस होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे ही आपने भाई साहब इसको, किसने सर, ओके, जैसे ही भाई साहब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जैसे ही आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस पे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा और इस पे एक मैग्नेटिक, समझो देखो, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या आपस में ये दो टकराएंगे? अगर ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा, जैसे समझो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, और समझो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेट्स से ये आपका भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसा समझ में आ रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आ रही है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, तो मतलब इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका साउथ, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये अभी ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऐसे, ये कौन सा मूवमेंट हो गया भाई साहब, क्लॉकवाइज मूवमेंट भाई साहब, ठीक है, ये कैसा टाइप का जनरेट करेगा, व्हाट विल इट जनरेट, पीपल नॉर्थ पोल जनरेट करेगा या साउथ पोल, नहीं, ये आपका साउथ, ये आपका साउथ, अरे एस बन गया, ठीक है, देखो ना, ठीक है, और ये ऐसे मुंडी का, ये देखो इधर से इधर और इधर से इधर, तो क्या बन रहा है, ये एस बन रहा है, बहुत ही गंदा सा एक एस बन रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साउथ पोल, ओके। अभी देखो भाई साहब, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है इधर, तो क्या ये इसको एनहांस करेगा या रिपेल करेगा, क्या एक्सटर्नल एनहांस मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझ लो जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या इसको सपोर्ट करेगा, या सपोर्ट ही करेगा ना भाई साहब, नॉर्थ से साउथ ही तो जाता है और ये खुद ही साउथ बन के बैठा हुआ है, तो इसको सपोर्ट करेगा ये, है ना, ओके। अभी हम आते हैं इसके अगले वाले इलेक्ट्रॉन पे, अगला वाला इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है भाई साहब, अगला वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब ऐसे, और ये ऐसे, ये बन गया एन, समझ में आ रहा है, ये ऐसे बन रहा है ये एन, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, नॉर्थ पोल। अगला वाला सोचो, ये नॉर्थ है और ये वाला नॉर्थ पोल है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब इस वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, m प्लस डेल्टा m हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, m माइनस डेल्टा m हो जाएगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर? बिकॉज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, one of it is supported and the other one is not supported. However, between themselves they do not have any magnetic moment, any resultant magnetic moment because they are paired. क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थोड़ा सा बढ़ा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसके वजह से डायामैग्नेटिज्म में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों भाई साहब, क्योंकि ये वाला जो है तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर आपके सामने ये क्रिएट हो रहा है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। Are we clear on this? बना पीपला, समझ में आता, ठीक है। So when such an atom is placed in a magnetic field B, the speed of revolution of one electron increases and that of the other decreases. The magnetic moment of the former electron increases to m plus delta m and that of the latter electron decreases to m minus delta m. समझ में आ रहा है? कोई ना कोई तो नॉर्थ पोल बनेगा और कोई ना कोई तो साउथ पोल बनेगा, ठीक है। So each electron gains a net magnetic moment of कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको ऐड करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टड़ुंग टड़ुंग, तो आपका हो गया 2 डेल्टा m, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड बट पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ओके, बट पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, a sufficient magnetic moment is induced in the diamagnetic sample in the opposite direction of B
दिस सैंपल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। क्योंकि भाई साहब आपका ये स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, हेंस इट विल मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। ठीक है, बिहेवियर ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके। ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अभी भाई साहब देखो पैरामैग्नेटिज्म कैसा होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म समझ में आ गया। डायमैग्नेटिज्म में आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे वहां पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, एक भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सी रह जाएगी, और ये वाली जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी, और एक बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लैंगमैन, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ पैरामैग्नेटिक possess a permanent magnetic moment either due to presence of some unpaired electrons or due to non cancellation of the spins of two electrons। ले देखिए मुद्दा ये है कि अगर जितना ज्यादा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक जो नॉट बस घूम रहा है तो घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स due to non-cancellation of the spins of two electrons because of some special reason. In the absence of an external magnetic field, the atomic dipoles are randomly oriented due to ceaseless random motion as shown। तो भाई साहब ये एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। डाइपोल मोमेंट मतलब समझ रहे हैं भाई साहब, उसमें एक रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो ऐसा ओरिएंटेशन हो रहा है। तो इसका आपका भाई साहब बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, जैसे ही आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला, सबके सब डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे। ऑल दीज डाइपोल्स विल get aligned when a strong enough magnetic field is applied and the temperature is low enough, the magnetic field tends to align the atomic dipole in its own direction, producing a weak magnetic moment in the direction of weak। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक रहेगा उसके डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाएगा। क्लियर है? पैरामैग्नेटिज्म इज फेयर एनफ, अंडरस्टूड। ठीक है, आपका भाई साहब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का घूमना दूसरे इलेक्ट्रॉन के घूमने के वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो इट विल बी 0। जैसे ही आप भाई साहब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं तो सारे के सारे एक साथ अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को ये सपोर्ट करेंगे, हालांकि ये भी फीबल होगा। ठीक है, इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। एट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड्स और एट वेरी लो टेम्परेचर्स द मैग्नेटाइजेशन अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन when all the atomic dipole moments get aligned। तो सारे जितने भी एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एटम के अंदर अलाइन हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, दिस इज MS। ठीक है, क्यूरीज लॉ क्या बोलता है भाई साहब? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हिच इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H, because the latter tends to align the atomic dipole moments inversely proportional to the absolute temperature T, because the latter tends to oppose the alignment of the atomic dipole moment। जनरली अगर आप देखोगे किसी भी मैग्नेट को अगर आप हथौड़े से पीटोगे या उसको हीट करोगे तो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं मैग्नेट रह पाएगा। जो बाजार से आपको मैग्नेट मिलता है, अगर आपने उसको पीटा या आपने उसको हीट किया, इट विल लूज इट्स। क्यों होगा? हीट करने से भाई साहब एनर्जी बढ़ेगी। अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, हाँ जाने दीजिए, अगर आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो बेसिकली क्या हो जाएगा? दे विल रीअलाइन देमसेल्व्स। तो पहले जो अलाइनमेंट हुआ था, इसको ऐसे समझो भाई साहब। ठीक है, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में भाई साहब असेंबली है, तो 12th वाले 11th वाले, नहीं तुम स्कूल की बिरादरी में नहीं आते हो, तो भाई साहब 10th है 11th है 12th ऐसे असेंबली में भाई साहब खड़े हैं। ठीक है, अचानक भयानक में कोई सर आ गया और ले डंडा डंडा सबको मारने लगे, तो क्या हो जाएगा? पूरा चितर बितर हो जाएगा। दैट एंटायर अलाइनमेंट विल ब्रेक। ठीक है, इसी तरह से किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जो अलाइन हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको अगर आपने हीट दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो ये अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। दिस अलाइनमेंट विल बेसिकली गेट लॉस्ट। ठीक है, सो क्यूरीज लॉ ये बोलता है कि भाई साहब M that is magnetizing is directly proportional to H/T या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना आपका टेम्परेचर कूलर होगा उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, द लेसर इज द टेम्परेचर द मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। तो M इज इक्वल टू C into H/T, M/H कितना हो जाएगा? C/T, और psi M will be equal to C/T, where C is the Curie constant and psi M is the susceptibility of the material। The above relation is called Curie's law। ठीक है, this law states that far away from saturation the susceptibility of a paramagnetic material is ठीक है inversely proportional to its absolute temperature।
जितना ज़्यादा आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसकी ससेप्टिबिलिटी भाई साहब उतनी कम होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। फेरोमैग्नेटिज्म का कल रहे थे हम इसको। इसके पहले आप जाएं, आपको ये सूचित किया जाता है कि इसके स्टार्ट में हमने एक होमवर्क दे रखा है, उसको दया करके आइए। ये 4 पेज आपको क्या दिख रहा है? होमवर्क। और ये MCQ वाला होमवर्क नहीं है, ठीक है? तो इसमें आपको बाकायदा करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, 11th वाले जा सकते हैं। थैंक यू।